हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुली रिटन पोएम अबाउट स्पोर्ट्स, ताकि हम सब यहाँ से ये मोटिवेशन अपने लिए लें कि जैसे एक एथलीट, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन का स्पिरिट होता है, जिसको हम स्पोर्ट्स स्पिरिट बोलते हैं या जिसको हम एथलेटिक स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है, वही स्पिरिट हम भी अपने अंदर जगाएं। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट for such a reputed and coveted job, we also should understand that how much important is it to stay motivated. See, the poem is written that when I practice my sport, it is as if I rehearse a song. Like a musician learning a new verse, my feet find a rhythm, my arms float. Like a musician's note, every high, every low, every strike, every blow. I play my sport like a melody. Why? Not for the win, but for the victory song. For when the day comes and my nation rises to sing its song, my soul and my body will sing along. Such a beautifully written poem just to motivate those who are going to play and represent India in Olympics. हम सबको ये सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि ये स्पोर्ट्स पर्सन पूरी लाइफ 4 साल तक प्रैक्टिस करते हैं, है ना। 4 साल तक प्रैक्टिस करते जाते हैं बस एक चीज के लिए कि इनको एक दिन रिजल्ट मिलेगा ओलंपिक्स में, दैट दे वांट टू कॉम्पीट देयर, है ना। एंड इन्हीं का स्पिरिट हम भी अपने अंदर जगाएं और हम भी अगला 1 साल जो हमने टारगेट ले रखा है, हमारा जो एग्जाम आने वाला है, तब तक के लिए सब कुछ भूल जाएं और बस एक ही चीज पे ध्यान दें। दैट इज आर लक्ष्य, दैट इज आर टारगेट, दैट इज आर गोल, दैट इज व्हाट वी एक्चुअली वांट टू अचीव, दैट इज व्हाट गिव्स अस आर नेम, आर representation, our image for the public. That is what legacy we will leave for this world to know us for the next few generations. अदरवाइज लोग तो मर जाते हैं और उनके नाम लेवा भी कोई नहीं होते और लोग उनको भूल भी जाते हैं मरने के बाद। बट हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। सो विद दिस वी स्टार्ट today's discussion of The Hindu newspaper on 26th of July 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने जो आज से पहले 1989 का वर्डिक्ट था उसको ओवरटर्न कर दिया है। केरला में एक हैप्पीनेस कमेटी बनाई गई है जुडिशरी को लेके। जियो कैलकुलस ऑफ मॉस्को विजिट, this is an important article written by Suhasini Haider, very important, and you will see how the international politics actually works and how to balance the powers इन दी इंटरनेशनल फोरम। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे। इसके साथ साथ केरला का जो बिल आया था, विच इज़ एक्चुअली अंडरमाइनिंग अ लार्जर प्रॉब्लम, जो एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में प्रॉब्लम है, उस पे बात करेंगे थोड़ी बहुत। प्लस यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है जिस पे आज का क्वेश्चन भी आने वाला है आपका, इट इज़ इंडियाज इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम। फर्दर ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, ये भी हम इसी मॉस्को वाले विजिट के आर्टिकल के साथ, एडिटोरियल के साथ कवर करेंगे और इसमें भी समझेंगे कि यूएस का जो क्रिटिसिज्म है वो टोटल जियो कैलकुलस और जियो पॉलिटिक्स में क्या रोल निभा रहा है। इसके साथ साथ प्लेसेस इन न्यूज़, जहाँ से हर साल यूपीएससी 2 से 4 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है मुथा रिवर, ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, एंड देन वो रिवर किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पे। फर्दर ओनम फेस्टिवल, जिस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या नेट्स एंड ग्रिड्स है, ओनम फेस्टिवल कब मनाया जाता है, असुरा की पूजा क्यों होती है, वाई आर डेवल्स बीइंग worshipped in some of the states and some of the places in India, what is the culture. So today's discussion is going to be very rich. Let's begin with a UPSC prelims PYQ. This question was asked in UPSC 2024 and it states that it's the governor of state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. As I always say in my ET lectures, ठीक है, कि जब भी ये वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ठीक है, इस साल के तो पेपर में ऐसे तीन तीन क्वेश्चंस थे ऐसे, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
है ना। तो यूपीएससी हैज दिस हाईएस्ट टेंडेंसी दैट व्हाट दे विल डू इज दे विल इंटरचेंज इट, ठीक है, क्योंकि इसको इंटरचेंज करना इजी है। प्रेसिडेंट को गवर्नर बना दिया, गवर्नर को प्रेसिडेंट बना दिया, प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बना दिया, गवर्नर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। जिधर जरूरत है, तो एक्चुअल में इट्स नॉट गवर्नर, इट्स प्रेसिडेंट, सिंपल। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर लिख दिया, बाकी स्टेटमेंट पूरे का पूरा एज इट इज लक्ष्मीकांत पे है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्स a community as such declared a scheduled tribe in one state needs not to be so in the other state. This is something which is deeper in law, a deeper fact, है ना, a deeper fact. And usually जब भी हमारे ईटी के लेक्चर्स होते हैं तो मैं ये बोलता हूँ दैट ये जो डीपर फैक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे यूपीएससी आपको हमेशा ये करेक्ट देता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर वाज वेरी सिंपल, दैट वाज बी। So let's begin the discussion, and the discussion starts with a verdict which was given by this Supreme Court of India. Honorable Chief Justice has highlighted with an margin of, I guess, 8 is to 1 or so. I do not remember, is it 8 is to 2 or 8 is to 1 margin? 8 is to 1 verdict. Sorry. A constitutional bench which has given a verdict of 8 is to 1. Constitutional bench में 9 judges थे, 9 में से 8 judges came into favor and 1 was in opposition. एंड द जजमेंट केम कि जो स्टेट्स है, हमारे जो स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स है जहां जहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पे भी मिनरल रिच लैंड है, दे हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स दिस मिनरल रिच लैंड। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज एमएमडीआरए एक्ट, और इसके बाद टैक्सेशन पावर्स क्या है, इससे स्टेट्स का रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा, और इससे फिस्कल फेडरलिज्म की प्रॉब्लम कितनी डिक्रीज होगी, प्लस इससे स्टेट्स का डेवलपमेंट कितना होगा। और अगर ये ऐसा है कि स्टेट्स के पास राइट्स है, तो डज दिस सब्जेक्ट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स कम अंडर स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो ये भी समझना जरूरी है हमारे लिए। So let's just go through the decision first, and where are the chief mining minerals and some of the places where minerals are found in India. तो अगर आप देखो, यहाँ पे आपको बॉक्साइट के माइंस या बॉक्साइट के रिसोर्सेज आपको लद्दाख में मिलेंगे, ठीक है। बॉक्साइट आपको लद्दाख में मिलेगा, आपको यूपी में मिलेगा, आपको बहुत सारी और जगहों पे मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। लेड एंड जिंक अगर आप देखो तो हमारे जो मोस्टली कंसंट्रेटेड एरियाज हैं अबाउट मिनरल रिच एरियाज, सॉरी, दे आर इन द ईस्टर्न पार्ट इन राजस्थान एंड इन द सदर्न पार्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड दीज ऑफ द निट्स एंड ग्रिड्स। फर्दर अगर आप नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखो, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिलेगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले बेल्ट में, और अगर आप यहीं पे मेटेलिक मिनरल्स देखो तो आपको यहाँ झारखंड वगैरह और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी में मिलेगा, प्लस राजस्थान, गुजरात में मिलेगा, प्लस आपको साउथ इंडिया में भी मिलेगा, ठीक है। आप अपने जो फॉर एग्जांपल आपके पास मैप बुक होगी, उस मैप बुक पे आप आयरन एंड स्टील या मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स के जो मैप्स हैं उनको अलग अलग ड्रॉ करो और उनको ड्रॉ करके रखो, बिकॉज हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, जिसको आप लिंक कर सकते हो रिसोर्सेज एंड द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा यहाँ से मेंस में, डन। एंड समटाइम्स प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है आज तक 2-3 बार। सो व्हाट चीफ जस्टिस हैज सेड दैट स्टेट्स हैव authority to tax the lands which are rich in minerals and quarries. Government cannot restrict these state legislatures to tax these lands, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। The decision aligns with the federalist governance principles and removes central government imposed limitations on the states, and the verdict emphasizes that any reduction in state legislature would hinder their ability to generate revenue, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। ऑब्जर्व दैट मिनरल रिच स्टेट्स जो कि हमने देख लिए, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, यहाँ पे है चीज। प्लस इट रूल्ड दैट नेशनल पार्लियामेंट through Mines and Minerals Act cannot limit states' legislative power to tax these mines. Now let's talk about the 1989 judgment, ठीक है। 1989 में एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिस वर्डिक्ट में बोला गया था दैट
और उसी वर्डिक्ट को आज ओवरटर्न कर दिया गया है। और उसी वर्डिक्ट में ये बोला गया था, वो जो वर्डिक्ट था इट वाज ऑफ 7 जज बेंच। उस टाइम पे 7 जज का बेंच बैठा था, अभी 9 जज का बेंच बैठा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि किसी वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने के लिए देयर शुड बी लार्जर नंबर ऑफ जजेस। इट रूल्ड दैट सेंटर हैज प्राइमरी अथॉरिटी ओवर माइनिंग रेगुलेशन। इसमें क्या बोला गया था कि सेंटर के पास अथॉरिटी है किस चीज के लिए, माइंस की रेगुलेशन के लिए, अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट, जो उस टाइम पे था MMDRA एक्ट ऑफ 1957, बिकॉज अंडर एंट्री 57 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो माइंस एंड मिनरल्स कहां पे आते थे, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स कहां पे आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, रेगुलेशन, अंडरस्टैंड, रेगुलेशन। स्टेट्स वेर परमिटेड टू ओनली कलेक्ट रॉयल्टीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो स्टेट्स को क्या बोला गया और सेंटर को क्या बोला गया कि स्टेट्स के पास जाएगा रॉयल्टी कलेक्ट करने का अधिकार। ठीक है, बट सेंटर के पास क्या अधिकार होगा कि वो माइनिंग रेगुलेशन करेंगे, माइंस की रेगुलेशन करेंगे। डन, यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। नाउ अब इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द जजमेंट वाज इनकरेक्ट and it said that royalties on minerals as a tax under MMRDA is incorrect. So royalty as a tax, royalty को consider करना कि ये tax है, this is wrong. Royalty is not a tax. Now you need to understand what is the difference between royalty and tax. Royalty originates from an agreement between the two parties. It's an agreement between parties. ठीक है, what are these parties? And this agreement talks about कि compensation paid for the rights and privileges guaranteed by the agreement. तो होता क्या है इसमें, रॉयल्टी में अग्रीमेंट ये होता है कि अगर आप यहां से कोई चीज उठा रहे हो, यहां से कोई चीज बेनिफिट ले रहे हो, तो उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। इतना स्पेसिफिक अमाउंट होगा जिसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पर यूनिट या पर क्विंटल, पर टन, पर मेट्रिक टन। तो वैसे ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर गुड। ठीक है, यहां तक हो गया। दिस इज स्पेसिफिक टू दिस एग्रीमेंट ओनली, दिस इज नॉट ए टैक्स ओवरऑल ऑन एवरीवन। ठीक है, एंड देयर वाज वन मोर केस कॉल्ड एज हिंगिर रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा केस, जिसमें यह बोला गया था दैट रॉयल्टीज आर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद डायरेक्ट बेनिफिट्स, while as if we talk about, so they are contractual obligations. ठीक है, they come under a contract. बट जब हम टैक्स की बात करें, सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ स्टैट्यूटरी यूनिट, a statutory power to impose without reference to any other thing. It is to impose on the people, that it is enforced by the law and does not require taxpayers consent. रॉयल्टी में क्या होगा, इट्स एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या है, दोनों पार्टीज का कंसेंट होगा। बट टैक्स में क्या होगा, टैक्स में कंसेंट ही नहीं लिया जाता है, आपसे कंसेंट नहीं लिया जाता है कि आप टैक्स पे करोगे या नहीं। आप अगर टैक्स नहीं पे करते हो तो आपको जेल डाला जाएगा, आपको उठा के फाइन लगाया जाएगा। बट वहीं पे अगर हम रॉयल्टी की बात करें तो वो अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, पेयर के बीच में भी और जो पेई होता है उसके बीच में भी, जो कलेक्टर होता है और जो पेई होता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। बट जो टैक्स है इट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि आपको देना ही देना है, इसीलिए रॉयल्टी को टैक्स के अंदर जो है कोलैब करके नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस हमें समझना है, इसीलिए इसी डिफरेंस को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जजमेंट को चेंज कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आ जाएगा, दैट इन डिटेल व्हाट इज द माइनिंग एंड मिनरल्स प्रोविजंस एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, otherwise this video will go long. Now talking about the Mulla Mutha river. ठीक है, ये जो रिवर है, ये हिंदू में एक इमेज आई हुई थी। ये रिवर कहाँ पे बहता है और थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में पता होना चाहिए बस। इट्स ओवरफ्लोइंग इन महाराष्ट्र पुणे
एंड यूजुअली ऐसा होता है, आप अगर देखो तो यहाँ पे जो मेट्रो लाइन है वो भी लाइक सबमर्ज हो गई है अब। हाँ, मेट्रो लाइन ऊपर है बट पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि लोग अब नहीं चल पाएंगे यहाँ से। तो इफ़ यू सी, दिस रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ भीमा रिवर, ठीक है, एंड भीमा रिवर इन टर्न इज़ अ पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। ये है मुल्लामुथा रिवर और इसी एरिया में यहाँ पे सबमर्जेंस होता है, ठीक है। अंडरस्टूड यहाँ तक? क्लियर है, ये समझ में आ गया। मुल्लामुथा रिवर दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है और ये कहाँ पे मिलते हैं? ये दोनों रिवर्स, मुल्ला एंड मुथा रिवर, ये दोनों मिलते हैं पुणे में, ठीक है। एंड देन ये फ्लो करते हैं भीमा के अंदर और भीमा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। अंडरस्टूड यहाँ तक? बस इतना ही याद रखना है और इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट हैप्पीनेस कमिटी। अब ये हैप्पीनेस कमिटी क्या होगी, समझो। केरला में जुडिशरी में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक लंबा लीव ले लिया। कितना लीव ले लिया? 30 days ऑफ लीव लास्ट ईयर एंड 10 days ऑफ लीव दिस ईयर। अब भाई साहब बात ये है कि अगर आप इतनी ज़्यादा लीव लोगे तो ज़रूरी दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको काम नहीं करना है, ठीक है, ये आपके साथ भी होता होगा अगर आप जॉब में हो तो, कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा लीव ले रहे हो, ऑफिस आ ही नहीं रहे हो, तब आप पे ये शक किया जाता है कि शायद ये या तो इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, या तो कुछ और रीज़न है, या तो इसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। तो फिर आपके दोस्त आपको, कलीग्स आपको आके पूछने लगते हैं कि क्या दिक्कत हो गई सर, आप ऑफिस क्यों नहीं आते, सब ठीक तो है ना, घर पे सब सही है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे हैप्पीनेस कमेटी। इन लोगों ने, इन ऑफिसर्स ने, जुडिशियल ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा लीव ले लिया, ठीक है। तो अब दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो इनको ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, या तो इनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो इसी हैप्पीनेस कमेटी का जो है गठन किया गया है और इस हैप्पीनेस कमेटी को बोला गया है दैट इट विल हेयर द केसेस ऑफ केरला जुडिशियल ऑफिसर्स। द फर्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड टुडे ओनली ऑन द 26 जुलाई। और हाई कोर्ट का जो जज हैं, जो इस हाई कोर्ट के जज हैं, उनका नाम आई गेस समथिंग मोहम्मद मुश्ताक है, एंड ही विल बी हेडिंग दिस कमेटी। This committee was constituted to seek explanation from these 100 officers कि क्या दिक्कत हो गई सर आपको कि आप 30 दिन का लीव ले लिए एक साल के अंदर अंदर, और आप इस साल भी 10 दिन का लीव ले लिए, जबकि अभी आधा साल ही गया है, ठीक है, 10 दिन का लीव आपने ऑलरेडी ले लिया है। और इन 600 ऑफिसर्स के अंदर, नॉट मतलब कम अमाउंट नहीं है ये, 600 ऑफिसर्स है, ठीक है, इसमें से 60% आर वुमेन ओनली। सो नाउ दिस, अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और हमें क्यों डिस्कस करना चाहिए ये, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू। अभी आप देखो गवर्नेंस किस लेवल पे पहुंच गई है केरला में, ठीक है, या जुडिशरी किस लेवल पे पहुंच गई है केरला में, और यू कैन से जुडिशियल गवर्नेंस, ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा केस हो रहा है अबाउट अटेंडेंस, तो नाउ द कंसर्न इज बीइंग टेकन, ठीक है, टू एंश्योर दैट देयर शुड बी प्रोफेशनलिज्म इन द जुडिशरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है आपका एथिक्स में, इन प्रोबिटी एंड गवर्नेंस, प्लस हाउ टू एंश्योर डिसिप्लिन, हाउ टू एंश्योर डिसिप्लिन इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी एट लार्ज। दिस इज समथिंग। हाउएवर, अभी ये जो जजमेंट है, इसको जितने भी ये ऑफिसर्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी किया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है, हमसे क्यों एक्सप्लेनेशन लिया जा रहा है, हमने लीव ही तो ले लिया था, हमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस, वी जस्ट नीड टू नो दिस एग्जांपल बस। तो दिस इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। इसके साथ साथ इनको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी अगर इफ देयर आर सम ऑफ द इश्यूज विद दीज पर्सन्स एट देयर प्रोफेशनल लेवल और एट देयर पर्सनल लेवल, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इस कमेटी का पूरा नाम क्या होगा? इस कमेटी का पूरा नाम है वेलफेयर, हैप्पीनेस एंड ग्रीवांसेस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इसको शॉर्ट में हैप्पीनेस कमेटी बोल रहे हैं। किसने एस्टैब्लिश किया है? केरला हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है। इसको हेड कौन करेगा? चीफ जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक, ठीक है, एंड इट इज फॉर टू सीक द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस
30 days and 10 days leave from 600 officers of Kerala judiciary. Now, I want you to open your eyes, ears, every sense to understand this article. बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नहीं समझोगे तो आपका दिक्कत है. ठीक है, आप ही का नहीं, सबका ही दिक्कत है जो इसको नहीं समझेगा. ठीक है, पहले तो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको अपने नोट्स में रखने हैं, याद रखने हैं. सबसे पहले फ्रीडम ऑफ चॉइस. व्हाट इज दिस फ्रीडम ऑफ चॉइस? मतलब ये एक्चुअल में, this is a criticism, not actually the criticism, this is a comment by US ambassador, and he said that India has exercised and asserted its freedom of choice. Why so? क्योंकि इंडिया चला गया मॉस्को के पास, है ना, और इंडिया ने मॉस्को को प्रेफर किया देन एससीओ. मॉस्को जाना प्रेफर किया मोदी जी ने ज्यादा, बजाय इसके कि वो एससीओ की समिट में चले जाते. वन थिंग. सेकेंड, अर्लियर जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट इंडिया हैज नॉट टेकन टू मच रेडिकल स्टांस अगेंस्ट रशिया इन दी लार्जर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. ये भी क्लियर है. तो मोदी जी ने उस टाइम पे बोला था दैट टू कमेंट अबाउट पुतिन, he said that this is not an era of war. You should understand, this is not an era of war. That was a stand by India in 2022. Recently, वेस्ट ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जिसका नाम रखा पीस प्रोसेस. ये अभी जून में ही स्टार्ट हुआ है स्विट्जरलैंड में. और इसमें होगा क्या इस पीस प्रोसेस में? व्हाट दे विल डू इज दे विल सी दैट this conference in Switzerland will begin, and New Delhi seems about this process कि रशिया यूक्रेन का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, तो हमें अब इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. इसीलिए जो जॉइंट स्टेटमेंट आया ना इसके बाद, समिट के बाद, जो मॉस्को में समिट हुई इंडिया एंड रशिया की, इंडिया रशिया समिट जो हुई, उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें एक चीज़ थी, दैट वाज अराउंड यूक्रेन, नॉट इन यूक्रेन. इट मीन्स कि रशिया ने एक स्टैंड ले लिया कि अगर ये ओरिजिनल यूक्रेन है, ठीक है, इसके अंदर जो पार्ट्स अभी जेलेंस्की के अंदर है वो तो यूक्रेन है, और जो बाहर बाहर से हमने पार्ट्स एक्वायर कर लिए, दैट इज नाउ पार्ट ऑफ रशिया. इट हैज कंसिडर्ड इट दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अराउंड यूक्रेन. तो यूक्रेन इज एक्चुअली व्हाट? द एरियाज विच आर करंटली अंडर यूक्रेन गवर्नमेंट. ठीक है, ये एरियाज, बट दोज एरियाज विच आर करंटली अंडर दी रशिया, these were referred to as around Ukraine. ठीक है, not in the Ukraine. So it means that these territories are no longer considered to be now the part of Ukraine. So this is something which is very much like a minute kind of thing which you can pick up from the joint statement. One thing. Next important thing is about the West. Now, how is West changing its stance under the Biden administration? वेस्ट ने सबसे पहला काम क्या किया? कॉड प्लस. पहले तो ये कॉड पे थे कि कॉड करेंगे भाई साहब, इंडिया का सपोर्ट लेंगे और इंडिया को जो है प्राइम मेंबर बनाएंगे, और कॉड में इंडिया का जो है रोल बिल्कुल 25%, 1/4 एंड इवन मोर देन दैट रहेगा. बट फिर रशिया को, ये वेस्ट को लगा कि नहीं, कॉड प्लस करना चाहिए. जो बाकी सारे नेशंस है जैसे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम एंड फिलीपींस, इनको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं ताकि ये स्टेक जो है डाइल्यूट हो जाए, इंडिया वाला स्टेक. इसके साथ साथ इनने क्वाड को काउंटर करने के लिए, नॉट क्वाड को काउंटर करने के लिए, बट क्वाड का डोमिनेंस थोड़ा बहुत डिक्रीज करने के लिए ऑकस भी ले आए. ठीक है, जिसमें बोला गया कि अब हम भाई साहब जो है न्यूक्लियर जो सबमरीन्स है वो ट्रांसफर करेंगे किधर? ऑस्ट्रेलिया को. ये दूसरी चीज कर ली. तीसरी चीज नाउ विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज AP4 जो अभी यूएसए ने किया है. ठीक है, दैट जब नेटो का समिट हो रहा था उसी टाइम पे यूएसए ऑल्सो हेल्ड अ मीटिंग विद 4 लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान. और ये किस लिए किया जा रहा है? ठीक है,
just to understand this thing, that to diminish or to decrease the strategic presence which is around कॉर्ड, जो कॉर्ड को हाइप मिला था उस हाइप को थोड़ा बहुत डिक्रीज करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, ताकि जो स्टेक्स है वो जितना ज़्यादा हो सके डाइल्यूट हो जाए। एंड वंस दी स्टेक डाइल्यूट्स, देन इसके बाद होगा क्या, सारे प्राइम मेंबर्स जो है, ये जो फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस, इन सब का सेव हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। तो इट इज सेड दैट व्हाट इज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी इज डिवाइडिंग अ केक, ठीक है, डिप्लोमेसी इज डिवाइडिंग अ केक इनटू दी पर्सन्स, ठीक है, जितने भी पर्सन है उन सब में इसको डिवाइड करना, बट एवरी वन ऑफ देम शुड थिंक दैट ही गॉट अ लार्जर पीस, दैट इज डिप्लोमेसी। कि आप सबको ही बांटो और सबको छोटा छोटा पीस दो, बट सबको लगना चाहिए कि उनको सबसे ज्यादा बड़ा पीस मिला है, हर एक को अपनी जगह पे लगना चाहिए उसको बड़ा पीस मिला है, उसको बड़ा पीस मिला है, ठीक है, दैट इज डिप्लोमेसी। एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ओवर हेयर इन इंडो पैसिफिक एक्चुअल में। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडो पैसिफिक एट लार्जर स्केल, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन देयर। चलो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि यूएसए का स्टांस कहां पे और हाउ यूएसए इज चेंजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, एंड अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा था ये भी हमने देख लिया। इसके साथ साथ हमें ये देखना है अब कि इंडिया और रशिया, ठीक है, देखो अगर आप देखो तो पिछले 5-6 साल में इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये इंक्रीज हुआ है बाय 66%। 66% का ट्रेड इंक्रीज होना मतलब फ्रॉम $10 बिलियन टू $65 बिलियन ये पहुंच गया ट्रेड, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा है ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड दिस कोल। हमें यह समझना है कि इतना ज्यादा इंक्रीज और इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंस रशिया के ऊपर, क्या यह सस्टेनेबल है या नहीं। अब इसमें आता है ईरान एंगल और आईएनएसटीसी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 कोल ट्रेन्स आई थी, कहां से, रशिया से, थ्रू आईएनएसटीसी ही आई थी और वो इंडिया पहुंची। अब ये पावर है आईएनएसटीसी का कि तुरंत रशिया के पोर्ट से निकल के इंडिया तक आ गई, ठीक है, 2 ट्रेन्स फुल ऑफ कोल थ्रू आईएनएसटीसी। बट नाउ द इशू कम्स, इज यूएसए still thinking of the old age sanctions which it used to impose on Iran? Do you think that INSTC and Iran will sustain the India-Russia trade? Or if there is a trade in the eastern side, अगर हम सी के थ्रू ट्रेड करके आए, रशिया के फार ईस्ट को लेके इंडिया तक लेके आए, then we have Malacca dilemma also, which is earlier which was faced by China only, but now we too will be facing the same thing, है ना। प्लस इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, साउथ चाइना सी जो कि हमेशा टर्बुलेंट ही रहता है, तो ये भी चीजें समझनी है ना, मैरीटाइम कोऑपरेशन कितना ज्यादा जरूरी है इंडो पैसिफिक के लिए। तो नाउ दिस इज वेयर इंडिया नीड्स टू बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमेंट आया है दैट द सिंबलिज्म एंड टाइमिंग ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मॉस्को was not correct. This is what criticism came from USA, but India has rightly rejected it and India has said कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास freedom of choice है, we have very well exercised that in our own capacity. So it was Modi ji's first bilateral trip to Russia in his 3rd term as prime minister, and it occurred 2 years after the start of the Russian-Ukraine war. यहीं पे मैं बोल रहा था ना, अभी तक इंडिया का ये मानना है कि ये ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है, 2 साल हो गए, अब खत्म हो गया। अब जो पोजीशन है यूक्रेन है, उसके बाहर जो है वो रशिया है, खत्म कहानी, इसको छोड़ दो, अब इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो रशिया यूक्रेन छोड़ दो। अभी जो है अपना ये है कि उसको छोड़ के हम ये समझ लें कि हमारा बेनिफिट कैसे होगा। However, it drew criticism from all around and disappointment from USA. The assessment would be और पर्टिकुलरली इस असेस वर्ड पे आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है, जो PYQ है वो असेस वर्ड पे ही है, और मैं दिखाऊंगा आपको कि जब ये असेस वर्ड आपके मेंस के क्वेश्चन में आता है तब आपको कितना डाइवर्स आंसर लिखना पड़ता है। इवन दो आप 2-2 3-3 पॉइंट्स ही लिखो,
बट आपको डाइवर्सिटी दिखानी पड़ती है आपके आंसर में, आपको मल्टी डायमेंशनैलिटी दिखानी पड़ती है अपने आंसर में, ठीक है। इंडिया सीक्स द कॉन्फ्लिक्ट एज पोटेंशियली बिकमिंग अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट एज आई सेड, and this criticism India has consistently abstained from the total criticism of Russia at UN. Further, PM Modi chose Putin over SCO summit, which all we have already discussed, and geo-economic issues में भी हमने देखा रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स एंड ट्रेड का सस्टेनेंस, हमने ये भी देखा कि 66% ग्रोथ हुआ है, ये भी हमने देख लिया। फ्यूचर कंसिडरेशंस ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी तब क्या होगा, तो वो जब आएगी तब देखा जाएगा क्या होगा, तब हम उसको और डिटेल में देखेंगे कि ट्रंप का एक्चुअल में स्टांस क्या है, पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था और अगली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या क्या विटनेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द कर्नाटका बिल। कर्नाटका बिल बीइंग अ सिम्पटम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से कर्नाटका का बिल आया है? व्हाट इज द लार्जर प्रॉब्लम टू विच रुचि गुप्ता वांट्स टू एक्चुअली टॉक अबाउट? शी इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ इनइक्विटेबल ग्रोथ, ठीक है। शी सेज दैट there is no question that all the states benefit economically and culturally from being part of larger India, कि हर एक स्टेट को बेनिफिट हो रहा है हर चीज से, because they are part of India, but India's job crisis is there which we cannot decline at total. So now what she actually highlights that the controversial bill which mandated that 50% reservation in management and 70% reservation in non-management categories for local candidates of Karnataka, Kannadigas के लिए ये रिजर्वेशन होना चाहिए इन प्राइवेट सेक्टर। इसको क्रिटिसिज्म हुआ, बिल वापस लेना पड़ा, नहीं पास किया गया। अब अंडरलाइंग इशू क्या है? बड़ा इशू ये है इंडिया का जॉब क्राइसिस, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई है, इसके साथ साथ अगर आप देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन में, ठीक है, 15 से आई गेस 20 से लेके 39 की एज में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसमें अराउंड 40% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस एज में, इस एज के ब्रैकेट में। प्लस ओनली इफ यू सी ग्रेजुएट्स, तो 49% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल एज पर इकोनॉमिक सर्वे, दैट टू इज अ जॉब क्राइसिस, ठीक है। हमने ये भी देखा कि 2 स्टैम्पीड सिचुएशन तो अभी जुलाई के महीने में ही हुई थी when they were applying for the jobs. There are regional disparities also and there are tensions between local aspirations and national unity, कि हम लोकल कितना ग्रो कर पाए और बाहर के लोगों को कितना एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे यहाँ when it comes to the migrant workers. The global context is that India's growth model has de-linked economic growth from job creation. Otherwise, employment is the shortest way out of poverty. एक पुअर है, उसके पास कुछ नहीं है खाने को, गरीब है, उसको एम्प्लॉयमेंट दे दो, मनरेगा दे दो, उसके पास 100 200 400 रुपए आ जाएंगे महीने के, उसके पास 3000 4000 रुपए आ जाएंगे, वो आउट ऑफ पॉवर्टी आ जाएगा। सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे आउट ऑफ पॉवर्टी इज एम्प्लॉयमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ, वी try to de-link it from the job creation, because the more we create jobs, the more we can grow. However, when we talk about globally, capital and highly skilled individuals, they have benefited more than the working class. क्यों? क्योंकि हमने देखा ये एज ही स्किल का एज है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, एआई का स्किल नहीं है, आपके पास टेक का स्किल नहीं है, देन you won't be benefiting from it. When we talk about the constitutional and political tensions, the bill seems to conflict with constitutional guarantees of freedom of movement, Article 19, and right to work anywhere in India, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल्स है यहाँ पे जिस पे इसको चैलेंज किया गया था, not over Article 14, 15 and 16. 14 is about equality, 15 is about public employment and 16 is about public employment, public places का एक्सेस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन। तो वो पब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे उस पर रिजर्वेशन में नहीं जाना है, उन आर्टिकल्स को यहाँ पे खींच के नहीं लाना है।
ये क्रिटिसिज्म किसी और आर्टिकल का होता है यहाँ पे। यही क्रिटिसिज्म राजस्थान में भी था, यही क्रिटिसिज्म हरियाणा में भी था। But when we talk about the migration and labor dynamics in India, the large scale unskilled migration is often distress migration due to the lack of development in some states. Like जो migrant laborers आते हैं बहुत सारे स्टेट से, बिहार से, यूपी से, it is due to the lack of development in their states like बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, because there the state is not developed, ठीक है. The industries often prefer migrant workers for unskilled jobs as they are less likely to unionize because migrant worker जहां भी जाएगा उनका यूनियन बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए उनको अनस्किल्ड जॉब देंगे. एंड जब उनको अनस्किल्ड जॉब देंगे तो उनको ज़्यादा जो है काम दिया जाएगा, ज़्यादा लेट आवर्स तक काम दिया जाएगा और उनको वहीं पे रखा जाएगा और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा. सो फर्दर दिस आर्टिकल गिव्स यू सम ऑफ द सॉल्यूशंस कि हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिजरेक्ट करना चाहिए, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लेबर स्टैंडर्ड्स का वापस जो है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए. देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. इसका एनालिसिस भी मैंने जो है थोड़ा सा लंबा किया हुआ है क्योंकि इट इज अ मेनेस, है ना. तो अंडरस्टैंड इंडियाज इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन भी हम इस पे लिख चुके हैं, ठीक है, कि इट हैज बीन सिंस सेंचुरीज, है ना. तब से कोल जो है इंडिया को जो है लाइवलीहुड दे रहा है बहुत सारे सेक्शंस में. वो लोवेस्ट ऑफ द सेक्शंस दे आर गेटिंग लाइवलीहुड फ्रॉम दिस सेक्टर, है ना. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम और व्हाट इज द प्रॉब्लम जो एक साइड में है जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स होती है हर साल, ठीक है, जिसकी वजह से रैट होल माइनिंग होती है. तो द रीसेंट इंसिडेंट्स जहां पे हमने देखा गुजरात में भी डेथ्स हुई, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, इवन मेघालय में केसेस हो गए, है ना. तो ये केसेस तो है, ये तो हर साल ही होते हैं, ये तो हम देखते हैं. बट वाई इज इट सो एंड व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स. इलीगल कोल माइनिंग इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया बिकॉज ये होती कहाँ है, उन माइंस में जो शैलो कोल सीम्स होती है, रिमोट एरियाज में होती है, या वो माइंस जहां से खदान से खाली कर दिया है, कोल सारा निकाल लिया है और वहां पे हो रही है अब, क्योंकि वहां पे अब कोई है नहीं नजर रखने के लिए, वहां पे कोई है नहीं उन पे जो है उस जगह पे सर्वेलेंस बिठाने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बाद, क्योंकि कोल माइन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, रॉयल्टी का पेमेंट आ चुका है. मतलब प्लेयर के पास ये था जो कोल माइनिंग वहां से कर रहा था वो वहां से चला गया है. अब जो वहां बचा कुचा कोल है वो निकालने के लिए ये लोग जाते हैं, ठीक है. कोल वॉज नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन टू फेजेस, 1971, 72 एंड 1973. With Coal Mines Nationalization Act of 1973 governing the eligibility of coal mining कि कौन कोल को माइन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कैसे एलोकेशन होगा स्पेक्ट्रम का, सारी चीजें, कोल का एलोकेशन होगा, कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, स्टेट के पास क्या पावर्स रहेंगे, सॉरी, ये सब चीजें कौन रेगुलेट करता है, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1973. The illegal mining is considered a law and order problem falling under the state list, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है. मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग दिस इलीगल कोल माइनिंग. बाकी सारे पावर्स तो सेंटर के पास है. बट व्हाट आर द एक्चुअल फैक्टर्स जिसकी वजह से कोल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है. सो फैक्टर्स आर लाइक हाई डिमांड फॉर कोल आउटस्ट्रिपिंग लीगल सप्लाई. डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप कोल कहीं से भी लाओ, आपको मार्केट में खरीदार तो मिल ही जाएगा. देयर इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कोल रिच एरियाज. इसीलिए ये जो कोल माइंस है यहाँ पे एक किस्म का यू कैन से रॉयल्टी और सेस लगता है, नॉट रॉयल्टी, बेसिकली सेस, दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे ये कोल माइनिंग एरियाज है. और अगर आपको पता है तो अभी कोल इंडिया ने भी एक ऐसी स्कीम निकाली थी जिसमें जो भी लोग यूपीएससी कर रहे हैं और जो बच्चे
इन कोल एरिया से आ रहे हैं और वो यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको शायद प्रिपेयर कर रहे हैं या उनने प्रीलिम्स निकाला हुआ है, 1 से 1.5 लाख रुपए का उनको स्कॉलरशिप दिया गया। That is how much important it goes when we talk about this. There are weak regulations, enforcement in remote locations. As I said, these are in remote locations. तो वहीं पे इन रिमोट लोकेशंस पे, एज आई सेड, कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई एनफोर्स करने के लिए चीज़ें। द एलिज्ड पॉलिटिकल सपोर्ट एंड प्रेजेंस ऑफ कोल माफियाज, जो इस कोल को मार्केट में लेके जाते हैं, फिर इट मेक्स इट ल्यूक्रेटिव एंड बिकॉज उनकी टेक्निक्स सिंपल है, एक छोटा सा उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ वो लेके जाते हैं और वहाँ से कोल निकाल के लाते हैं और दिन का वो 200-400 रुपये कमाते हैं। उनके लिए ईजी है, बट हाँ रिस्क है, सेफ्टी रिस्क है। सेफ्टी रिस्क कैसा है? लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होता है उनके पास, नहीं होता उनके पास कोई भी प्रोटोकॉल या कुछ। कोल की इनहेलेशन उनके अंदर हो जाती है, कोल की डस्ट की, जिसकी वजह से उनके लंग्स में डिजीज पैदा हो जाती है ना, अस्थमा हो जाता है, बाकी सारी चीजें होती है। और माइन कोलैप्स हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और इसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं इसी माइन के अंदर। एंड फिर हमने देखा उनके एक्सकेवेशन के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, और यही सारे स्टेप्स जब ये सारे इंसिडेंट्स जब होते हैं तभी जाके ये न्यूज़ में आता है। अदरवाइज ये कितना बड़ा मेनेस है वो तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, हमें तो बस एक पार्ट इसका पता चलता है जब ये न्यूज़ में आता है। एंड देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इमरजेंसी व्हेन इट कम्स टू दी रेस्पॉन्स फैसिलिटीज। जो इनको बचाने के लिए जाते हैं उनके पास ट्रेनिंग भी नहीं होती है कि इनको बचाएं कैसे। सो देर आर चैलेंजेस, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस है, पॉलिटिकल चैलेंजेस है ना, एंड दीज प्रेजेंस ऑफ कोल माफियाज, जिसकी वजह से ये चीज अभी भी चल रही है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड दिस इज बेसिकली यू कैन से अ स्नेक बोट, ठीक है, जो यहाँ पे यूज होती है केरला में ओनम के फेस्टिवल में, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो ओर्समेन, who are oarsmen, these are the people who celebrate this Onam festival on snake boats, ठीक है। They launch a newly constructed Mallapuzhasari Palliyodam snake boat in the Pampa river। कहाँ पे है पंपा रिवर? केरला में। और इन्होंने 52 बोट्स बनाई है, ऐसे ये छोड़ दो। प्रैक्टिसिंग है 72 डे ओनम फेस्टिविटीज। कितने दिन का? 72 डेज का ओनम फेस्टिविटीज एट श्री पार्थसारथी टेम्पल इन अन्नामलाई केरला। कितने फैक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना ये चीज। श्री पार्थसारथी टेम्पल है, रिचुअल्स, ग्रैंड प्रोसेशन होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कुछ विलेजेस है, अलापुझा विलेज है, अलापुझा में ये कुछ विलेजेस है जहाँ पे ये सब लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज पंपा रिवर, दूसरा ओर्समेन, ठीक है, तीसरा ओनम फेस्टिवल, ठीक है, एंड चौथा है पार्थसारथी टेम्पल, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स, हाँ, लाइक पद्मनाभ स्वामी एंड अदर। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें से हम ओनम फेस्टिवल तो कवर करेंगे, बट ये पंपा रिवर, ओर्समेन एंड पार्थसारथी टेम्पल, इसको आप थोड़ा सा खुद से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, फिर जब क्वेश्चन आता है फिर आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, और ये निकलता भी नहीं है ये क्वेश्चन फिर, ठीक है। सो दिस फेस्टिवल ऑफ ओनम is a festival, a harvest festival, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? जब वो लोग खेती हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ये जब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस टाइम पे एक असुरा, एक डीमन, असुरा मीन्स डीमन, जिसका नाम था महाबली, ही केम होम। उसी होम कमिंग को सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, एंड व्हेन ही केम होम ही ब्रॉट इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसी होम कमिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल होता है, ओनम फेस्टिवल। क्लियर? इट इज
असुरा, असुरा मीन्स डीमन, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो द फेस्टिवल हैज 3 मेजर फेस्टिवल्स, वहां पे है केरला में 3 मेजर फेस्टिवल्स है केरला में, विच आर सेलिब्रेटेड इन चिंगम। मलयालम कैलेंडर में होता है ये एक महीना, चिंगम महीना, जिस महीने में ये मनाया जाता है। इसके साथ साथ ओणम के साथ साथ 2 और फेस्टिवल्स हैं, जैसे विशु एंड थिरुवथिरा, एंड देयर इज अ 10-day हार्वेस्ट फेस्टिवल विच बिगिंस ऑन अथम। अथम फर्स्ट डे होता है ओणम का, और इसका जो लास्ट डे होता है उसका वो बोलते हैं थिरुवनम, ठीक है, और वहीं से इसका नाम पड़ा है ओणम। अब इसमें ये लोग करते क्या है, एक फ्लावर होता है जिसका नाम है पूकलम, जिसकी ये रंगोली बनाते हैं, और इसके साथ साथ टाइगर डांस होता है। टाइगर डांस को पूली कली बोलते हैं। इसके साथ साथ बोट रेस होती है जिसको वल्लम कली बोलते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ मास्क डांस होता है, दे वेयर मास्क, और इस डांस को क्या बोलते हैं, मास्क डांस को कुम्मतिकल्ली, और इसके साथ साथ वहां पे ओना थल्लू मीन्स मार्शल आर्ट्स। ये सब प्रैक्टिसेस होती है इस टाइम के ऊपर, एंड ये सब होने के बाद वहां पे एक ग्रैंड फेस्ट होता है जिसमें सब लोग खाना खाते हैं, ग्रैंड फीस्ट होता है वो, और उसको बोलते हैं ओनम शाद्या, ठीक है, और साद्या, दिस इज ओनम एक्चुअल में। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए ओनम में सबसे मेन अट्रैक्शन या ओनम का सबसे प्राइम मोस्ट फेस्टिवल या प्राइम मोस्ट पार्ट क्या है, दैट इज दिस ग्रैंड फीस्ट, ओनम साध्या, और पूकलम इज रंगोली। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना अपने आपके पास, एंड रेस्ट और अदर्स। तो ये तो हो गया ओनम के बारे में, है ना, समझ में आ गया यहाँ तक, सिंपल। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ये असुरा है, ये डीमन है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए क्यों फेस्टिवल मनाया जा रहा है, बिकॉज दैट वाज अ गुड डीमन, ठीक है, ऑल्दो ही वाज डीमन, बट यूजुअली होता क्या है, गुड वर्सेस बैड, जैसे अगर आपको पता होगा दिस पारसीज, है ना, जोरास्ट्रियंस, दे बिलीव इन अजूरा मस्ता, है ना, अजूरा, and they say that there are two, one is good and another is bad, and whenever the good overpowers, bad controls it, and whenever the bad overpowers, good controls it, ठीक है, सेप्टा मेन्यू एंड दूसरा मेन्यू कुछ है उनका, दो दो है उनके जो एक दूसरे को कवर करते हैं। सिमिलरली गुड वर्सेस बैड, जैसे द लॉर्ड राम वर्सेस रावण, ठीक है, वैसे ही दुर्गा वर्सेस महिषासुरा। There are various temples and there are various places which are dedicated to these two in Bihar, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, जहाँ पे रावण और महिषासुरा की पूजा होती है, जहाँ पे इनकी पर्टिकुलर टेम्पल्स डेडिकेटेड है एंड इनको भी पूजा जाता है। इट्स नॉट ओनली लॉर्ड राम एंड लॉर्ड दुर्गा जिनके टेम्पल्स आप हर जगह देखते हो, बट द असुराज आर ऑल्सो what we say, they are also worshipped in some of the places for just to achieve benefits out of their powers. डन, यहाँ तक खत्म हो गया है दिस ओनम फेस्टिवल एंड इट्स पार्ट्स। और ये जो असुरा की कहानी है, ये असल में हुआ क्यों ऐसा, असुरा ट्राइब, असुरास बने कैसे, तो असुरा बेसिकली हम बोलते थे स्टार्टिंग में इट वाज बेसिकली वन ऑफ द 9 पीवीटीजीज, ठीक है, असुर इज अमंग वन ऑफ द 9 पीवीटीजीज ऑल्सो, एंड विच आर
primarily in the state of Jharkhand. And Asuras में अगर आप देखो तो usually there were around 22,000 members only which were left in Jharkhand and around 4,000 members which were left in Bihar. ठीक है, तो understand there is a folk story also, there is something which narrates to mythology also, and there is something which we should know about UPSC, that is this part only. ठीक है, and ये grand fest बस, that's it. With this we come to conclusion. Lastly we will discuss this question and how to brainstorm on this question. देखो, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, ठीक है, अगर आपको याद हो 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, 23 और 22 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, 2022 के प्रीलिम्स में। एंड क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, कि नालसा एक्ट के अंदर किन लोगों को फ्री लीगल एड दी जाती है, और उसमें 3 लोग थे, ट्रांसजेंडर्स, ओल्ड एज पर्सन्स एंड वन मोर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। सोशली एंड एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, 3 चीजें थी, ठीक है, और आंसर था 2 ऑफ दम वर करेक्ट एंड 1 वाज रॉन्ग। ये तो हो गई कहानी 2022 के प्रीलिम्स की, और 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया। अब देखो कैसे क्वेश्चंस इंस्पायर होते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज का डिस्कशन ना आपको हर दिन करना है, पीवाईक्यूज आपको हर दिन देखने हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा एक दिन, जब हम पीवाईक्यूज तो कर ही रहे हैं ना स्टार्ट में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, और उस दिन मैं ये याद भी दिलाऊंगा कि ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था मेंस का। नाउ अंडरस्टैंड, यही क्वेश्चन था, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड। कहां से क्वेश्चन बना? प्रीलिम से क्वेश्चन बना मेंस में। क्वेश्चन क्या है? असेसमेंट देना है, द रोल ऑफ नालसा इन द रेंडरिंग फ्री लीगल सर्विसेज इन इंडिया। जब भी आप किसी चीज को असेस करते हो, असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अनुमान लगाते हो, आप हर एक चीज को देखते हो, आप उस चीज से रिलेटेड हर एक एंगल की स्टडी करते हो। असेसमेंट का मतलब ही है मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आपको प्रॉब्लम भी बतानी है क्या है, आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बताना है, आपको ये भी बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या स्टेप्स है, आपको ये भी बताना है चैलेंजेस क्या क्या है, आपको ये भी बताना है लिमिटेशंस क्या क्या है, और आपको लास्ट में कंक्लूजन भी देना है। ये सारी चीजें करनी है। बट हम क्या करेंगे, हम को जब ये ऐसा वर्ड मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड से रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया ना, ये 4-5 लकीरें खींची मैंने, यहाँ पे एरोज बनाए, यहीं पे हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। नालसा की प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वल्नरेबल सेक्शन है, कितने वल्नरेबल सेक्शन है, उनका परसेंटेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नालसा एक्ट लेके आ गए। नालसा एक्ट के अंदर क्या है, एक बॉडी बनेगी नेशनल, नालसा बॉडी बनेगी एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे बनेगी, स्टेट लीगल एड के लिए, लोकल लेवल बनेगी। नालसा की क्या फंक्शंस है, वो क्या क्या काम करती है, बिकॉज यू नीड टू असेस द रोल। तो रोल में मतलब इसकी फंक्शंस क्या क्या है लिखी, उसके बाद नालसा की लिमिटेशंस क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है नालसा में। अब लिमिटेशंस लिख दी तो लास्ट में सोल्यूशंस लिखेंगे, सोल्यूशंस लिखने के बाद कंक्लूजन लिखेंगे। बस हमें यहीं पे 3-3 4-4 पॉइंट्स लिख के रखने हैं, बस एक एक वर्ड से वो लिखे, उसके बाद आगे चले गए, फिर आंसर लिखो, तब तक आंसर मत लिखो। डन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से प्रभावित है। डीपीएसपी में बोला गया है, आर्टिकल 39A बोलता है हमारा कि फ्री लीगल एड देना चाहिए स्टेट, ठीक है। अब किनको देना चाहिए फ्री एंड फेयर लीगल एड, एंड फ्री एंड फेयर एक्सेस टू जस्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, यूडीएचआर का पार्ट भी है। तो इसीलिए इंडिया ने नालसा एक्ट लेके आ गए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन होने के बाद हम ये लिखेंगे कि नालसा किन किन लोगों को फ्री लीगल एड देता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। SC STs को देता है, बेगर को, वुमेन एंड चाइल्ड, डिसेबल पर्सन्स, persons in custody including the persons in a protective home, juvenile home, and individuals with an annual income less than the amount prescribed by respective government in case there is less than 5 lakh rupees if the case is before the Supreme Court. That is something which you need to understand, ठीक है। नालसा पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। रोल ऑफ नालसा इन फ्री लीगल एड, तो रोल भी हमने देख लिया, नेशनल लीगल एड हेल्पलाइन उसने बनाई थी, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग लीगल सर्विसेज है, हमारा हक भी है, हम हमारा हक भी तो है, और हक हमारा भी तो है, ये कैंपेन थी फॉर प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स,
जो नालसा ने चलाया था उस टाइम पे। इसके साथ साथ फॉर सीनियर सिटीजन्स नालसा हैज़ ऑल्सो नियरली अराउंड 1,04,000 और आई गेस 10,04,000 सीनियर सिटीजन्स were assisted by NALSA in 2020, and it's also organizing Lok Adalats. It's also organizing alternative dispute resolution mechanism. For example, Disha ई लोक अदालत इस्टेब्लिश कर रही है, लीगल एड क्लिनिक्स इस्टेब्लिश कर रही है। तो ये सारा चीज़ इन दी रोल ऑफ नालसा। बट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नालसा? विल सी अराउंड 1% ऑफ द लीगल लिटिगेशंस जो है वही जाती है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है उतना ज़्यादा और वहाँ पे भी टाइम लग रहा है ना। लो अवेयरनेस है लोगों के अंदर, लोग नहीं जा रहे हैं, इसका यूज़ नहीं कर रहे उतना ज़्यादा, पुअर कैपेसिटी है, बिकॉज इट्स ऑल्सो फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम है ना। तो लास्ट में वी विल conclude it. Done? With this, I wish you all the best. Thank you for tuning in here. आपके कोई भी डाउट हो एकेडमिक, मेंटोरशिप से रिलेटेड या पर्सनल डाउट्स हो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट स्ट्रैटेजी, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी थ्रू आवर टीम एंड वी विल हैव अ बिल्कुल इन डिटेल सेशन जिसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको स्ट्रीमलाइन करेंगे आपकी प्रिपरेशन को। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।